वेलकम टू पाइन क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी रिविजन्स 10th क्लास केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। इसके दो पार्ट आप देख चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोग धातुओं के भौतिक गुण और दूसरे पार्ट में धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा किए थे। अब हम धातु एवं अधातु कैसे क्रिया करते हैं आपस में, इसकी बात करते हैं। तो ऊपर जो क्रियाकलाप हम लोग देखे थे, कई अभिकर्मकों मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखें। धातुएं इस प्रकार, जैसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देखा, जल के साथ देखा, अम्ल के साथ देखा। इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है? नवी कक्षा में अध्ययन किए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आपको याद होगा कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाओं में वितरण को हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कहते हैं, जिसमें हम लोग प्रयोग करते थे KLMNOPQ में, जिसमें 2, 8, 18 के कक्षाओं में रहता था। और ये क्या होता था कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो उस प्रकार से जब सजाते थे तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कहते हैं। और वो आपको बनाना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के प्रत्येक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बना लें, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आगे के तथ्यों को समझना या केमिस्ट्री में आगे बढ़ना खतरनाक साबित होगा। हमने जाना कि संयोजकता कोष किसे बोलते हैं? जो सबसे आखिरी कोष होता है, सबसे आखिरी कक्षा होता है, उसको संयोजकता कोष कहते हैं। तो संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैस रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है, यानी जिसकी संयोजकता कोष पूरी होगी उनकी रासायनिक अभिक्रिया अधूरी होगी, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। जिसकी संयोजकता कोष पूरी होगी उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं अधूरी होगी, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, बहुत कम होता है। इसलिए हम तत्वों के अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों में कुछ धातुएं अधातुओं को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पर ध्यान दीजिए, जो कि हम नीचे के सारणी में देखेंगे। सोडियम, क्लोरीन, हीलियम, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आप नीचे सीधे सीधे देखिए एक डब्बे में, और ऊपर उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे उत्कृष्ट गैस का अगर देखें तो उस डब्बे में क्या है, हीलियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है। चूंकि इसकी परमाणु संख्या 2 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या हो जाएगा, मतलब एक ही कक्षा में पूरा हो जाएगा, के कक्षा में 2। नियॉन का क्या है, चूंकि इसका परमाणु संख्या 10 है, इसलिए इसका क्या हो गया 2, 8, और आखिरी में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। और हमें पता है कि के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8, एम कक्षा में 2n² फार्मूले से इसमें भरता है, तो एम कक्षा में 18 रह सकता है, परंतु आखिरी होने के कारण क्या हो सकता है, उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होगा। इसी कारण आर्गन का जब 18 होता है तो उसका क्या हो जाता है 2, 8, 8, 8, 2, 10, 8, 18। अब धातुओं का कुछ देख लेते हैं। तो धातुओं का देखिए, जैसे सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है, तो इसका क्या हो गया 2, 8, 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका हो गया 2, 8, 2। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2, 8, 3। वैसे फिर पोटेशियम का देखिए, तो पोटेशियम का क्या होता है 19 होता है, तो क्या हो गया 2, 8, 8, 1। कैल्शियम का क्या हो गया 2, 8, 8, 2, मतलब 20 होता है, चूंकि इसका परमाणु। धातुओं का कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2, 5। ऑक्सीजन का क्या हो गया 8 होता है, तो 2, 6। फ्लोरीन का क्या होता है 9 होता है, तो 2, 7। फास्फोरस का देख लीजिए 15 होता है, तो 2, 8, 5। और सल्फर का 16 परमाणु संख्या होता है, तो इसका क्या हो गया 2, 8, 6। क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8, 7। अब अगर आप देखें तो अधातुओं के अंतिम कक्षा में आपको दिख रहा होगा 5, 6, 7, और धातुओं के अंतिम कक्षा में आपको क्या दिख रहा है 1, 2, 3, 1, 2, 3। और अक्रिय गैसों के आखिरी कक्षा में क्या दिख रहा है, केवल हीलियम को 2 होता है, बाकी सबका क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इनके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही ये बता देती है कि कौन धातु है कौन अधातु है और कौन किसके पास। तो अब चलिए, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, क्योंकि सोडियम आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी में होता है। तो ये क्या करता है कि अपना 8 पूरा करने के चक्कर में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग कर देता है, और क्लोरीन
8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इस हिसाब से सोडियम पे धन आयन बन जाता है और क्लोरीन पे ऋण आयन बन जाता है। तो और इस प्रकार से जो बंधन बनता है वो मजबूत स्थिर वैद्युत बल बांधकर सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर एक यौगिक के रूप में उपस्थित हो जाता है। ध्यान देने बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड आयनों का समुच्चय है, मतलब इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड का देखते हैं। तो मैग्नीशियम के पास क्या होता है? 282 होता है, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता है, तो इसलिए ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। और मैग्नीशियम, तो क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन को चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाता है? Mg, परंतु एक Mg का 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्लोरीन की संख्या 2 होनी चाहिए, इसलिए इसका सूत्र हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। अब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को कौन सा यौगिक कहते हैं? तो आयनिक यौगिक कहते हैं या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धन आयन एवं ऋण आयन का नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल, मैग्नीशियम है जो धन आयन है और क्लोरीन है जो ऋण आयन है। तो मैग्नीशियम का 2 धन आयन किसके पास चला गया है? क्लोरीन के पास चला गया है, तो क्लोरीन का 2 ऋण आयन यहाँ पे है। आगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, तो चलिए परीक्षण करते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड लें, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, पोटेशियम आयोडाइड लें Ki, और बेरियम क्लोराइड लें BaCl2, या किसी अन्य लवण का नमूना लें। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है ये पहले बताएं। और स्पैचुला, स्पैचुला का मतलब होता है तन्नी को चम्मच रहता है प्रयोगशाला में, उसी को बोलते हैं जिससे धातुओं को हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्पैचुला। क्या बोलते हैं? स्पैचुला। तो स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर, मतलब जो ज्वाला पर इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अन्य नमूनों के साथ क्रिया दोहराइए। आप क्या देखते हैं? क्या नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या सारे को अलग अलग लेके जाते हैं तो अलग अलग रंग की ज्वाला आती है? नमूने को जल, पेट्रोल, केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले तो हमने दहन करवाया, दूसरा हमने क्या किया? जल में घोल के देखा, पेट्रोल में घोल के देखा, केरोसिन में घोल के देखा। अब इस तरह परिपथ में हम लोग एक इलेक्ट्रोड बनाकर क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें मिलता है कि इस यौगिक की प्रकृति के संबंध में हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि जब हमने देखा इनके गलनांक क्वथनांक, तो क्या थे? ये बहुत उच्च थे। कितना? NaCl का गलनांक, मतलब ये गलता कितने डिग्री पे था? 1000 मतलब केल्विन पे, तो 1074 केल्विन पे। तो वहीं लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब के सब आयनिक यौगिक हैं। और ये सब का देखिए गलनांक भी काफ़ी उच्च है और क्वथनांक भी काफ़ी उच्च है। आयनिक यौगिक में सामान्य गुणधर्म क्या क्या है ये आपसे पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्मों को बताएं। तो सबसे पहले भौतिक प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है? ये धन एवं ऋण आयनों के बीच के मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। इसको जैसे ही आप हथौड़ी से पीटिएगा तो ये भर जाएगा तथा दाब डालने पर टुकड़े टुकड़े में ये टूट जाते हैं। तो ये तो इसका भौतिक प्रकृति हुआ। क्या? ये भंगुर होते हैं, ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, है ना, और ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं। दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, जैसा कि आप ऊपर देखे हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मजबूत आयनिक आकर्षण बल से आयन जुड़े होते हैं, इसलिए उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये क्या होते हैं? इनके गलनांक और क्वथनांक
उच्च होते हैं। आगे घुलनशीलता, तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल में वो आयनों में टूट जाते हैं, परंतु किरोसिन और पेट्रोल, ये सब किरोसिन पेट्रोल ये सब को बोलते हैं कार्बनिक विलायक। तो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, आबिले होते हैं, मतलब उसमें घुलते नहीं है। विद्युत चालकता की बात कर लेते हैं, तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। आवेशित कण को, तो आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, और जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करती, याद रखें, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करती, परंतु यह जब जल में मिलाया जाता है तो आयनों में टूटकर यह विद्युत का चालन करता है। आयनों में के गति के कारण ऐसा संभव है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, और इसलिए आयन स्वतंत्र रूप में गमन एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो इस पूरे शीर्षक में क्या हम लोग पढ़े कि आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है और आयनिक यौगिक के गुण क्या क्या हैं। आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों पे विचार कर लेते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है कि सोडियम का आपको पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन Na, तो ये होता है 2 8, क्योंकि 11 होता है तो 2 8 1 होता है। तो सोडियम लिख के आप क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दीजिए बगल में, बस हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बगल में दिखाना है, तो आप 6 को बूंदा डाल दीजिए और वो लिख के, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वैसे ही मैग्नीशियम का आप निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण Na2O और MgO का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 गो होता है इलेक्ट्रॉन अंतिम में, और मैग्नीशियम के पास 2 गो होता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका MgO बन जाता है। और Na2O कैसे बनता है, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करता है 2 सोडियम मिलके ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इससे क्या बन जाता है Na2O बन जाता है। इन यौगिकों में कौन आयन उपस्थित है, मतलब तो सोडियम आयन धन आयन उपस्थित है, ऑक्सीजन ऋण आयन उपस्थित है, मैग्नीशियम धन आयन उपस्थित है। आगे आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत आयनिक आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 3.4 धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।